Welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MDCAT फिजिक्स में हमने न्यूली एडेड PMDC के सिलेबस का चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट किया था और उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक्स को डिस्कस भी किया था और उसके हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो आपके पास है ड्रैग फोर्स और उसके साथ साथ स्टोक्स लॉ। मैं ये कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट की फील देने के साथ साथ मैं आपको एमडी कैट के क्वेश्चंस जो कि पीएमडीसी या एनएमडी कैट के सिलेबस से पहले आया करते थे वो भी कराऊं और उसके साथ साथ टिपिकल क्वेश्चंस भी इनके कराता जाऊं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये ड्रैग फोर्स होती क्या है। तो ड्रैग फोर्स आपके पास एक ऑपोजिशन है। कैसी ऑपोजिशन है? ऑफर्ड टू द बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड। सर इसको ना हम फील करना चाहते हैं, इसको हम हर तरीके से समझना चाहते हैं। तो हम अगर इस ब्लॉक को कंसिडर करें या इस क्यूब को कंसिडर करें और फॉर अ सेकंड ये सोचें कि ऊपर से किसी ने इस ब्लॉक को, इस ईंट को ड्रॉप कर दिया है, फेंक दिया है, तो ये ईंट जो है या ये ब्लॉक जो है ये नीचे आ रहा होगा और उसका वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब वो फोर्स जो कि ये फ्लूइड, व्हाइट कलर का जो फ्लूइड आपको नजर आ रहा है, ये जो अगेंस्ट इसके वेट के लगाएगा वो आपके पास क्या होगी? ड्रैग फोर्स होगी। और दिस फोर्स वुड बी अपोजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस ब्लॉक। आई होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। सर इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर हम समझ लें तो काफी हेल्पफुल होगा। कंसिडर करें कि भाई ये एक जहाज है, सही है। अब एक बंदे ने क्या किया? एक बंदे ने इस जहाज से छलांग लगा दी। तो ये बंदे ने छलांग लगा दी, सॉरी, ये बंदे ने छलांग लगा दी। अब इस बंदे ने पैराशूट जो है वो बंद किया हुआ था, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि नीचे आते आते उसने अपना पैराशूट खोल दिया, तो उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा था और अब जो है वो उसका वेट बैलेंस करने के लिए विस्कस ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो जब भी आपने देखा होगा कि पैराशूट पहनकर बंदा नीचे उतरता है और पैराशूट खोलता है तो उसकी स्पीड स्लो होती जाती है। वो स्पीड का स्लो होना जो है हम आगे पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी में, लेकिन जो फोर्स वो स्लो करती है वो आपके पास क्या होती है? ड्रैग फोर्स होती है। अच्छा, तो इतनी बात हमें समझ आ गई कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ऑपोजिशन है जो कि एक फ्लूइड में बॉडी को ट्रेवल करते हुए अपोज करेगी। अब ये जो फोर्स है ड्रैग फोर्स, इसको हम क्वांटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे? इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस चीज पर डिपेंड करेगी या ये किस चीज के ज्यादा करने से ज्यादा होगी? तो उसके लिए हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन सबसे पहले साइज। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है ना वो इस चीज को डिटरमिन करेगा कि उसके ऑपोजिट जो है वो ड्रैग फोर्स कितनी लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक ईंट फेंकी है, ठीक है, और इसके मुकाबले में मैंने एक कंक्रीट का बड़ा ब्लॉक फेंक दिया। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें अगर आप, तो आपके दिमाग में भी ये बात आएगी कि कंक्रीट का ब्लॉक अगर आप फेंकेंगे ऊपर से तो उस पर ज्यादा विस्कस ड्रैग लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है ओरिएंटेशन। सर ये ओरिएंटेशन की समझिए। ओरिएंटेशन से मेरा मुराद है, मेरा मतलब है एरिया ऑफ कांटेक्ट, कि एक बॉडी का आपने किस तरह उसको ओरिएंट किया, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कंसिडर कर लेता हूं, एक और चीज कंसिडर कर लेता हूं कि कोई भी एक नोकीला सा ऑब्जेक्ट है, उसको आप अगर ऐसे फेंकेंगे तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ये होगा, और उसको अगर आप ऐसे फेंकेंगे तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ये सारा बढ़ जाएगा।
जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा उतना विस्कस ड्रैग बढ़ जाएगा। जैसे कि पैराशूट में हो रहा था, पैराशूट बंद था, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम था, पैराशूट खुला, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। आई होप आपको ये फील हुआ होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थर्ड एग्जाम्पल इज स्पीड। जितनी ज्यादा स्पीड से एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट, एक मास नीचे आएगा उतनी ज्यादा जो है वो ड्रैग फोर्स लगेगी। ये कैसे होगा ये मैं आगे आपको समझाता हूं। चौथी चीज, शेप। शेप, साइज और ओरिएंटेशन तीनों एक ही तरफ रेफर कर रही है, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट है। साइज वेट की तरफ भी कर रहा है, लेकिन शेप और ओरिएंटेशन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट की तरफ कर रही है। 4 पॉइंट्स। पांचवी चीज जो है वो है आपके पास विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जितना आपके पास फ्लूइड विस्कस होगा उतना ज्यादा जो है आपके पास क्या होगा, उतना ज्यादा जो है आपके पास ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। अब ये विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी के ऊपर मेरा एक लेक्चर रिकॉर्डेड है केमिस्ट्री में, यहां पर हम इसलिए डिस्कस नहीं करें कि वो चैप्टर के साथ रेलिवेंट नहीं है पीएमडीसी के सिलेबस। लेकिन वेलोसिटी जो है वो इंटरनल लेयर्स ऑफ द फ्लूइड के बीच की जो रेजिस्टेंस होती है वो है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ईटा इस साइन को कहते हैं। एक तो ईटा जो आपने देना है, एक ये वाला ईटा। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताता हूं। हमारे पास एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने आपके पास ये जो आपने ड्रैग फोर्स की सारी बात की है उसने इसको क्वांटिफाई कर दिया। उसने इसको जब क्वांटिफाई कर दिया तो उसने इसको एक लॉ का नाम दे दिया जो कि है स्टोक्स लॉ। सबसे पहली चीज जो आपने स्टोक्स लॉ के बारे में याद रखनी है, जो कि एमसीक्यूज में पूछी भी गई है, स्टोक्स लॉ इज ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स with small speeds. प्लीज रिमेंबर दैट। ये स्मॉल स्पीड्स वाली बात तो आपने लाजमी याद रखनी है। अगर आप इसको कंसिडर करें कि ये एक टेनिस बॉल है फॉर अ सेकेंड, जो कि आसमान का बैकग्राउंड दे रहा है और फ्लूइड है एयर, और उससे नीचे किसी ने फेंकी है, आइडियल फ्लूइड कंसिडर कर लें थोड़ी देर के लिए, चले ना भी करें आइडियल फ्लूइड कंसिडर, लेकिन ये चीज सिर्फ कंसिडर कर लें कि भाई ये एक टेनिस बॉल है, लग नहीं रही है इसलिए मैंने खाए। अच्छा, तो सबसे पहली चीज, ये जो बॉल है इसका कुछ रेडियस है, ठीक है, इसका कुछ क्या है, रेडियस है। ये किसी फ्लूइड में कर रही है ट्रेवल, तो उस फ्लूइड की कुछ विस्कोसिटी है। अच्छा, उसके साथ साथ इस ये जो बॉल जिस स्पीड से नीचे आ रही है वो स्पीड भी कोई चीज है। अच्छा, तो स्टोक्स ने क्या किया, स्टोक्स ने आपके पास इन जो ये जो सारी चीजें थी इनको क्या कर दिया, क्वांटिफाई कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उसने कहा कि ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा होगी जितना रेडियस ऑफ द स्फीयर ज्यादा होता जाएगा। ये बॉल ले लें, सॉरी, ये बॉल ले लें, ये बॉल ले लें, ये बॉल ले लें, उसके मुकाबले में ये बॉल ले लें। अब खुद देख के बता सकते हैं कॉमन सेंस के थ्रू कि इसमें से विस्कस ड्रैग किसके पास ज्यादा होगा। इसके पास ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है। अच्छा, सेकेंड ऑफ ऑल, विस्कस ड्रैग उसका ज्यादा होगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब एक बॉल है जो कम स्पीड से आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एक बॉल है जो 30 मीटर पर सेकंड से ज्यादा आ रही है, तो एटमॉस्फेयर को या फ्लूइड को किस पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि उसका वेट के साथ बैलेंस कर दे? ये चीज आपने सोचनी है। उसके बाद तीसरी चीज, विस्कस ड्रैग या विस्कोसिटी। तो ये ए बी सी जो है ये तीनों आपको क्या कर रहे हैं, ये तीनों आपको क्वांटिफाई करने की एबिलिटी दे रहे हैं द विस्कस ड्रैग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर लें, ए बी सी को, आपके पास एक ऐसा रिलेशन बन जाएगा कि एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। जब आप यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो आपके पास इक्वल्स का साइन आएगा और यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा ईटा आर वी। ये जो 6 पाई है ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है,
और ये आपको ये चीज बताता है कि एक फ्लूइड बॉल के अराउंड कैसे मूव कर रहा है, कि ये अगर फ्लूइड है, ये जो है ये बॉल के अराउंड कैसे मूव कर रहा है। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया 6 पाई ने। बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास स्टोक्स लॉ की एक इक्वेशन आ गई है, एफ डी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। अच्छा, मैंने आपको स्टोक्स लॉ पढ़ाते हुए शुरू में कहा था कि स्टोक्स लॉ इज ओनली फॉर व्हाट, इट इज ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद स्मॉल स्पीड, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विद स्मॉल स्पीड। लेकिन अगर वो हाई स्पीड हो जाए, यानी आप बहुत तेजी से किसी बॉल को फेंकेंगे, तो क्या होगा, फिर विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो बराए मेहरबानी इसको नोट कर लेना है, इसको समझ लेना है। अभी इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे इजी सवाल जो कि विस्कस ड्रैग पे आपसे पूछा जा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम द ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय। तो बारी बारी करके पढ़ लेते हैं एहतियात से। एफ डी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर, ये तो नहीं है। एफ डी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन है। एफ डी इक्वल टू 2/9 रो जी आर स्क्वायर। अच्छा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये एफ इसका नहीं है, गलत है। एफ डी इक्वल टू एम जी, ये भी गलत है। ठीक है, तो एफ डी इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई ईटा आर। आगे चलते हैं। एट हाई स्पीड्स ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। मैंने आपको पहले कहा था कि स्टोक्स लॉ जो है वो दो चीजों के लिए एप्लीकेबल है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक लो स्पीड के लिए। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था, जब हाई स्पीड हो जाएगी एफ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन आ गया। अब जो चीज हमने डिस्कस करनी है और जिसको हमने समझना है, वो आपके पास है टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हुए मैं आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन एक दफा देख लें ताकि आपको मुश्किल ना हो थ्योरेटिकल चीज में, कि द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड the maximum velocity attained by a body when moving through a fluid when no net force is acting। सर क्या मतलब है इस चीज का, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने फिर से यही करना है, इमेजिनेशन ऑन करनी है और सोचना है कि भाई ये एक स्फेरिकल सी बॉल है जो कि नीचे आ रही है। बुक में आपको एक फॉग ड्रॉपलेट के तौर पे समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इसको एज अ बॉल ही समझाया जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट खराब ना हो। आप कंसिडर करें कि ये आपके पास क्या है, एक बॉल है। ठीक है, ये जो है ये क्या कर रहा है, इसको ऊपर से किसी ने नीचे फेंक दिया है और इसकी टेंडेंसी ये है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है ये क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। पहली चीज, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बॉल जो है ये डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है जी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। हमें पता है कि विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, विस्कस ड्रैग भी बढ़ता जाएगा, यानी कि ऑपोजिशन फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से कि आपके पास विस्कस ड्रैग जो है वो वेट ऑफ द बॉल के इक्वल हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स इज व्हाट, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, आई होप आपको समझ आया होगा। बॉल नीचे आ रही है, स्पीड ज्यादा हो रही है, स्पीड ज्यादा हो रही है, विस्कस ड्रैग ज्यादा हो रहा है। इतना बस विस्कस ड्रैग हो गया कि वो वेट के बराबर हो गया। अब जब वो वेट के बराबर हो गया
तो इसका मतलब है कि किसी किस्म की कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करे। तो हम ये कहते हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी है ये क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर जाएगी। टर्मिनेट कर जाएगी, चेंज होना, टर्मिनेट कर जाएगी मतलब एक वैल्यू को अटेन कर लेगी। उस ही वैल्यू को वेलोसिटी क्या हम कहते हैं कि ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। उसको एक और तरह मैथमेटिकल तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकल तरीके से कैसे समझेंगे कि हमने यहां पर एक चीज स्टैब्लिश कर दी थी कि आपके पास नेट फोर्स इज क्या, नेट फोर्स इज जीरो। इसका मतलब है विस्कस ड्रैग इक्वल्स टू व्हाट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। विस्कस ड्रैग हमें पता है कि क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी, और वेट क्या होता है, एम जी। यही बात है, हाँ सर यही बात। अच्छा, आपने क्या करना है, इधर से वेलोसिटी को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें। तो v इक्वल्स टू, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं पहले। 6 पाई ईटा आर v इक्वल्स टू एम जी, v इक्वल्स टू एम जी डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर। अच्छा, अब हमने यहां पर क्या करना है, मास की वैल्यू लानी है। मास क्या होता है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। प्लीज ये मत कहना कि आपको नहीं पता, पता होना चाहिए। यहां पर वॉल्यूम जो है ना वो 4/3 पाई r³ है और अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो इस सारी जो हमने खिचड़ी को पकाया है इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है v टर्मिनेटिंग इक्वल टू 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r v। हाँ सर, ये समझ आ रहा है कि इसमें आगे पुट कर दिए, ये r जो है साथ कट जाएगा, ये हो जाएगा वी टी इक्वल टू 4/3 पाई r² इंटू रो इंटू जी डिवाइड बाय 6 पाई ईटा v। ईटा सॉरी, वी तो कट गया था, 6 पाई ईटा वी वहां पे, सॉरी। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करते हैं, अब हम यहां पे पाई को काट देते हैं, तो ये पाई भी गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/9। 2/9 कैसे सर, 4/18 हो गया, ये 2/9 हो गया। 2/9 रो जी r² बाय ईटा। टर्मिनल वेलोसिटी हमने यहां से निकाल दी, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2/9 रो जी r² बाय ईटा। सर ये इक्वेशन क्या चीज एस्टेब्लिश करती है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पहली चीज ये यहां पर ये एस्टेब्लिश करती है, जितना रेडियस ऑफ द स्फीयर ज्यादा होगा उसके स्क्वायर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। दूसरी चीज, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना डेंस ऑब्जेक्ट है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। जितना आपके पास फ्लूइड विस्कस होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी कम होगी। अच्छा, अब सर इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो फॉर अ सेकेंड आपने क्या करना है, फॉर अ सेकेंड आपने एज अ फिजिसिस्ट सोचना है रादर देन अ स्टूडेंट। तो कैसे सोचो, वाटर वर्सेस हेल, टर्मिनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, वाटर वर्सेस हेल। वाटर मतलब रेन वर्सेस हेल कर लो इसको, रेन वर्सेस हेल कर लो। बारिश और अगर झालावारी हो रही है या ओले पड़े या उसको जो भी कहते हैं, इन दोनों में से इसके पार्टिकल की, इसके मास की ज्यादा होगी या रेन के एक ड्रॉपलेट की ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी, सोचे इस बात पे। तो आपके पास यहां पर जो थियोरी का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, अब जो रेन ड्रॉप्स है ना उनकी डेंसिटी अबाउट होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो हेल होती है ना उसकी अबाउट
900 होती है, सॉरी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन आप अगर देखें, आपको यहां पर नजर आएगा वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो हेल स्टॉर्म का जो आपके पास हेल स्टोन जो होता है उसका रेडियस जो है ना वो होता है सेंटीमीटर में, और वाटर ड्रॉपलेट का होता है मिलीमीटर में। तो यहां पर फोकियत ले जाता है रेडियस का कॉन्सेप्ट और रेडियस का फैक्टर, और उसकी वजह से आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ हेल स्टॉर्म इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास एमडी कैट 2006 में पूछा गया था इन अकॉर्डेंस विद ड्रैग फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, वाटर वर्सेस हनी। अब आप सबको पता है कि यहां पर ज्यादा विस्कस जो है वो क्या है, हनी है, यानी हनी का ईटा ज्यादा है और इसका ईटा क्या है, वाटर का कम है, और वीटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, वीटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो यहां पर वाटर की जो होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अब एक और यहां पर एमडी कैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 बॉल्स A, B, C, D of masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are released from the same height. Vt would be greatest for, greatest कह दें, maximum कह दें, for ऑप्शन ए बॉल ए, ऑप्शन बी बॉल बी, ऑप्शन सी बॉल सी, ऑप्शन डी बॉल डी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक असाइनमेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको दिया है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में देना है। अगर आप इसका आंसर सही दे देते हैं तो मुझे ये लगेगा कि मैंने जो पिछले सारी कहानी बताई है या पढ़ाई है वो सही पढ़ाई है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपसे यहां पर डिस्कस करनी है कि अगर तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो इतना पक्का कॉन्सेप्ट होता या इतनी पक्की फोर्स होती, ड्रैग फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटी इतनी यूजुअली अकरिंग चीज होती, बंदा डायरेक्ट अगर छलांग मार देता किसी चलते हुए हेलीकॉप्टर से या जहाज से तो बंदा तो सेफली लैंड कर जाता, उसको तो पैराशूट की जरूरत ही ना पड़ती। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो हैवी जो मैसेज होते हैं ना, हैवी मैसेज के लिए ड्रैग फोर्स के साथ साथ एक एक्सटर्नल फोर्स मजीद चाहिए होती है ताकि वो उसके वेट को क्या कर सके, वेट को काउंटर बैलेंस कर सके। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यहाँ पर क्या देता है, यहाँ पर पैराशूट देता है। ठीक है, वही सेम चीज अगर आप देखें तो क्रिकेट बॉल, जब एक बैट्समैन अपने बैट से जो है वो बॉल को मारता है तो अगर वो कैच आ रहा हो ना क्रिकेट बॉल का, लेदर बॉल जो होती है, वो लेदर बॉल बहुत जोर का मोमेंटम लेके आती है और हाथ पे आके लगती है फील्डर के। वो क्यों है, वो भी सेम रीजन है। वो भी सेम रीजन है कि जो क्रिकेट बॉल होता है ना उसका वेट बहुत ज्यादा होता है देन ड्रैग फोर्स, तो कभी भी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती नहीं है फॉर अ क्रिकेट बॉल। तो ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स थे और एमसीक्यूज थे और वो क्वेश्चंस थे जो मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है इस अपने लेक्चर में। आई होप आपको फ्लूइड डायनामिक्स के ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ में कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी और मैं आपको समझाने के कामयाब हुआ हूँ। अ वर्ड ऑफ एडवाइस जो मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूँ अपने लेक्चर के बाद, वो आज ये है कि
आपने ना हार नहीं मानी, आपने ना कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट इन अ सेंस कि अगर आपको एक चीज, एक सवाल समझ नहीं आ रहा, तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई मेरे दिमाग में कोई मसला है या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मेडिकल कॉलेज में ना जा सकूँ। आपने वो कॉन्सेप्ट, आपने वो सवाल, आपने वो चैलेंज जो उसको लेना है ना, उसको बार बार करते जाना है जब तक वो आपसे परफेक्ट ना हो जाए। अगर आपको फिजिक्स मुश्किल लगती है, फिजिक्स को इतनी बार पढ़ना है कि फिजिक्स आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाए। आपको अगर बायो के पॉइंट्स याद करने मुश्किल लगते हैं आपकी, अगर अगर वो मेमोरी रिटेंशन पावर मेरी तरह कम है, या आप मेरी तरह रटा नहीं मार सकते चीजों का, आपने उनका रटा बार बार मारना है। ठीक है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंड करते हुए इंफॉर्मेशन आप तंग होते हैं कि आप किसी को समझा नहीं सकते, तो आपने एक कॉन्सेप्ट को समझ के खुद को बार बार समझाना है ताकि वो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। ये टेस्ट जो है ना, ये सिर्फ आपकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए नहीं होता। ये टेस्ट आपको उस चैलेंज के लिए प्रिपेयर करने के लिए होता है जो कि आपको एमबीबीएस की शक्ल में आपके लिए आगे आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। तो ये फ्रॉम अ बड़ा भाई टू अ छोटा भाई बहन, एक एडवाइस होती है मेरी आखिर में, और एक रिक्वेस्ट होती है कि इस चैनल को अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इधर उधर दोस्तों को बता दें, क्योंकि हमने एक सिलसिला शुरू किया है और एमडी कैट की फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बॉन्ड ब्रेकर्स साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।